हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आशा है आपने अब तक फ्रांसीसी क्रांति का पाठ अपनी कक्षा में पढ़ लिया होगा। आज हम इसी पाठ को गतिविधियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे ये आपको और भी अधिक रोचक और सरल लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति विश्व की एक युगांतकारी घटना है। इससे पहले हमारे देश भारत में भी 1857 की क्रांति हुई और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन हुआ, जिसने हमारे देश पर बहुत व्यापक प्रभाव डाला। इसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति ने भी दूसरे देशों पर बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला। फ्रांस की क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा पूरे विश्व में व्यापक तौर से फैला और इन्हीं विचारों को हमारे भारतीय संविधान में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बच्चों, जिस समय फ्रांस की नेशनल असेंबली अपने संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, उस समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। देखिए, अब हम फ्रांस के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। इस मानचित्र में हम कुछ ऐसे क्षेत्र देख पा रहे हैं जो क्रांति से बहुत अत्यधिक प्रभावित थे। जो ये शेडेड क्षेत्र हैं, ये वैसे क्षेत्र हैं जो क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे। और जो ये सुदूर क्षेत्र हैं, आइसोलेटेड क्षेत्र हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो क्रांति से कम प्रभावित थे। और जो एपिसेंटर्स थे पैनिक मूवमेंट के, यानी जो केंद्र थे क्रांति के, वो भी आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं। तो आइए हम ढूंढते हैं कि क्रांति के दो प्रमुख शहरों को ढूंढते हैं इस मानचित्र में। तो ध्यान से देखिए कि इस चिन्ह को आप देखने का प्रयास करिए, तो हम पाएंगे कि पेरिस और सेंट फ्लोरेंटिन, ये दो शहर क्रांति के मुख्य केंद्र थे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि भय की लहर का प्रवाह हो रहा है। अब आपको दो पोर्ट सिटीज यानी समुद्री पतन क्षेत्र ढूंढने हैं यहाँ पर, जहाँ पर स्लेव ट्रेड होता था। और स्लेव ट्रेड यानी दासों के व्यापार की वजह से ये समुद्री पतन बहुत अधिक फ्लरिश किए, ये बहुत ही अधिक समृद्ध हुए। तो आइए देखते हैं। तो एक तो पोर्ट ये आपको दिख रहा है बॉर्डो, जो पश्चिमी इलाके में है, और दक्षिणी पूर्वी इलाके में आप देखेंगे मार्से का पोर्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा शहर था जो बिल्कुल अछूता था फ्रांस की क्रांति से, वो था एल्सास। इसका क्या कारण हो सकता है? ये क्षेत्र फ्रांस की क्रांति से अछूता क्यों होगा? एक तो अगर आप भौगोलिक तौर से देखें तो ये बहुत दूर था, पेरिस से सुदूर है, और यहाँ पर सामंतों का राज था। उन्होंने वहाँ के किसानों को इतना अधिक आज़ादी नहीं दी कि वे सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकें। इसके अलावा एक ऐसा क्षेत्र आपको ढूंढना है जो भगदड़ का बाहरी हिस्सा था। ध्यान से मानचित्र को देखिए। नांटे, ये एक ऐसा शहर था जिसको नॉन्ट कहते हैं, जो भगदड़ का बाहरी हिस्सा था। बच्चों, आप जानते हैं कि जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, उसी समय फ्रांस की जनता बहुत अधिक गुस्सा गई और वो राजा का विद्रोह करने लगी, और सभी किसानों ने राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिए। गुस्साई हुई जनता सड़कों पर उतर आई और उन्होंने पाव रोटी की दुकानों पर, बेकरी शॉप्स पर लूटपाट मचा दी। ग्रामीण इलाकों में भी किसान आंदोलन शुरू हो गए और कुलीन वर्ग के लोग अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। अब मैं आपको फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रांस का क्षेत्रफल है 5,43,965 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या है लगभग 6.62 करोड़। यहाँ पे का साक्षरता प्रतिशत है 99%, यानी कि बहुत अच्छा साक्षरता स्तर है। यहाँ पर मुख्यतः ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है। जैसे हमारे देश भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही फ्रांस की जो मुद्रा है वो यूरो है। और यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है। फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द भी आपको पता होंगे, आप ढूंढने का प्रयास करिएगा। आइए बच्चों, अब हम इस तालिका को पूर्ण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था: प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में मुख्यतः किस वर्ग के लोग रहते थे? जी हाँ, प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग रहते थे। पादरी यानी पोप, ईसाइयों के धर्म गुरु।
इनको कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये कैथोलिक चर्च के मुखिया थे और इनको करों में पूरी तरह से छूट प्राप्त थी। अब देखते हैं कि द्वितीय एस्टेट में कौन से वर्ग के लोग रहते थे। अब आप मुझे बताएंगे कि द्वितीय एस्टेट में कौन से वर्ग के लोग रहते थे। याद करिए, जी हाँ, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। इनमें सामंत, प्रशासनिक अधिकारी और राज परिवार के सदस्य आते थे। इनको भी करों में छूट प्राप्त थी और इनको भी विशेष अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद आता है हमारा तृतीय एस्टेट। तृतीय वर्ग में कौन से लोग थे, याद करने की कोशिश करिए, जिनके ऊपर करों का पूरा बोझ था और उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे और उनकी जो आय थी वो सबसे कम थी। बच्चों, होना क्या चाहिए कि कर का जो सिस्टम होता है वो इस प्रकार से होता है कि जिसकी जितनी अधिक आय होती है उसे उस हिसाब से कर देना पड़ता है सरकार को। लेकिन उस समय फ्रांस के समाज में जो सबसे मुख्य कारण था क्रांति का वो यही था कि एक तो समाज 3 वर्गों में विभाजित था और जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के अमीर लोग थे उनको करों में छूट दी गई थी और जो तृतीय स्टेट के गरीब लोग थे उनके ऊपर करों का सारा भार था। इस स्टेट में कौन कौन से लोग थे? जी हाँ, इसमें थे व्यापारी, किसान वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, वकील थे और नौकरी पेशा लोग थे। बच्चों, अब मैं आपको लुई 16वें के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो लुई 16वां वहाँ का राजा था। जब सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा तब उसकी आयु सिर्फ 20 वर्ष थी, यानी बहुत ही कम आयु का था और इस कारण उसके अंदर नेतृत्व क्षमता का यानी डिसीजन लेने का और दूरदर्शिता का अभाव था। और जब वो गद्दी पर बैठा तब फ्रांस के ऊपर बहुत अधिक कर्ज पहले से ही था और उसके कार्यकाल के बाद फ्रांस और भी अधिक आर्थिक संकट में पड़ गया क्योंकि उसने बहुत ही विलासिता का वो जीवन जीना पसंद करता था। इस कारण और हालांकि उसने कई सुधार करने के भी प्रयास करे, लेकिन क्योंकि जो कुलीन वर्ग के लोग थे वे अपने विशेष अधिकार नहीं छोड़ना चाहते थे और उसके सारे प्रयास जो हैं वो असफल हो गए। अंत में उसके साथ क्या हुआ, ट्यूलरी के राजमहल में उसको बंदी बना लिया गया और उसको देशद्रोह के आरोप में प्राणदंड दे दिया गया। बच्चों, अब हम फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण वे कारण होते हैं जो शासन व्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो उस समय राजा का शासन था और उस समय राजा कौन था? जी हाँ, उस समय लुई 16वां वहाँ का राजा था। तो सबसे पहला जो राजनीतिक कारण था फ्रांस की क्रांति का वह था लुई 16वें का दोषपूर्ण शासन। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक कुशलता का अभाव। अब हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि उस समय फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। और जो प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के लोग थे उनको करों में पूर्णतः छूट प्राप्त थी, जबकि जो तृतीय एस्टेट के लोग थे जो सबसे गरीब थे उनके ऊपर करों का सबसे अधिक बोझ था। इस कारण सबसे पहला जो सामाजिक कारण है फ्रांस की क्रांति का वह है वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन के अतिरिक्त समाज में असमानता थी सभी वर्गों के बीच में।
अब आप मुझे आर्थिक कारण बताएंगे। आर्थिक कारण अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा तब फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली हो चुका था। ये एक प्रमुख कारण था फ्रांस की क्रांति का। इसके अतिरिक्त वहाँ की जो कर प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी। अब हम फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्धिक कारण यानी जो वहाँ के दार्शनिक और लेखक और कलाकार होते हैं, उनके जो विचार होते हैं उसका जो जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे रूसो और वोल्टेयर ने कई साहित्यिक रचनाएं करी जिसका कि फ्रांस की जनता पर बहुत ही प्रभावशाली असर पड़ा। रूसो ने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वर्ग विभाजन की कड़े शब्दों में निंदा की थी और वोल्टेयर ने जन कल्याणकारी शासन पर बहुत अधिक जोर दिया था। बच्चों, अब हम फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ऐसी कौन सी घटना थी जिसने क्रांति को ऐसा विभत्स रूप दे दिया था। यदि आप याद करें तो नेशनल असेंबली जब कानून बना रही थी तो तृतीय एस्टेट की क्या मांग थी उस समय। तृतीय एस्टेट के वर्ग ने ये मांग करी कि प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन राजा ने ये मांग नकार दी और इस कारण तृतीय एस्टेट के जो लोग थे वो टेनिस कोर्ट नामक एक जगह पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने शपथ ली। तो इस घटना को कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। बच्चों, आशा है आपने आज इस पाठ को और भी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अपनी अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।